तो सब ने किसी जमाने में सीखा था द प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट शोइंग अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, इजंट इट? और उसको कुछ इस तरह से बनाते थे आफ्टर लेजर। पर्टिकुलर्स का एक कॉलम होता था। वी यूज टू हैव द कॉलम फॉर डेबिट बैलेंस, वी यूज टू हैव द कॉलम फॉर क्रेडिट बैलेंस, इजंट इट? और इस स्टेटमेंट को नाम क्या दिया जाता था? पर्टिकुलर्स, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। और ये अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करता था हमारी। ट्रायल बैलेंस, सिंपल एज दैट। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको, इफ आई आस्क हाउ मेनी टाइप ऑफ अकाउंट्स आर जनरली सीन, तो आपका आंसर क्या होगा? 5। विच 5 टाइप ऑफ अकाउंट्स, बेसिकली नॉट ट्रांजैक्शन, आर सीन? कौन से 5 तरह के अकाउंट्स आपको नजर आते हैं? असेट्स, एक्सपेंसेस, कैपिटल, liabilities and incomes. So if I happen to ask you कि asset की value किस कॉलम में आती है, तो आपका जवाब क्या होगा? डेबिट बैलेंस। एक्सपेंस अपीयर्स इन विच कॉलम? डेबिट बैलेंस। कैपिटल अपीयर्स वेयर? क्रेडिट बैलेंस। लाइबिलिटी और इनकम। इतनी बातें सबको समझ में आ गई ठीक से? चलिए, इसके बाद अगर लोगों को याद हो तो हमने एक्सपेंसेस का क्लासिफिकेशन पढ़ा था एज वेल एज इनकम्स का क्लासिफिकेशन पढ़ा था। एम आई करेक्ट टू दिस? एक्सपेंसेस के क्लासिफिकेशन की अगर बात की जाए तो एक्सपेंसेस शायद मैंने आपको 2 तरह के बताए थे। कौन कौन से 2 तरह के एक्सपेंसेस होते थे? चलिए, अब लोग थोड़े बड़े हो चुके हैं तो सीधे मुंह थोड़े जवाब दे रहे हैं, और नहीं तो बचपन में वो बोला करते थे सर एक्सपेंसेस की अगर बात करें तो कुछ एक्सपेंसेस हुआ करते थे अप टिल बाइंग ऑफ गुड्स, यस और नो, और एक हुआ करते थे आफ्टर बाइंग ऑफ गुड्स। इज दैट अंडरस्टूड वेल? तो अप टिल बाइंग ऑफ गुड्स जो भी एक्सपेंसेस चिल्ड्रन हुआ करते थे, हम उन एक्सपेंसेस को क्या नाम दिया करते थे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और आफ्टर बाइंग जो होते थे उन्हें क्या बोलते थे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। वाज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? डायरेक्ट एक्सपेंसेस की फर्दर बात करें तो इनको हमने प्रैक्टिकली 2 प्रजातियों में फिर से बांट दिया था। एक बोले जाते थे कॉस्ट ऑफ गुड्स, यस और नो, और एक बोले जाते थे एक्सपेंस ऑन बाइंग। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स की बात करें तो इसमें ओपनिंग स्टॉक जैसा कुछ आता था और परचेज जैसा कुछ आता था, करेक्ट? और देयर आफ्टर वी यूज टू हैव एक्सपेंसेस, और इन्हें भी हम बोला करते थे क्या? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो बच्चे बोलते थे सर डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर डायरेक्ट एक्सपेंस कैसे आ गया? तो डायरेक्ट एक्सपेंस ब्रॉडली कवर्स ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेजेस, और जो भी बाइंग तक में आपने खर्चा किया सब कुछ। और नैरो अप्रोच में इट इज ओनली द एक्सपेंसेस अपार्ट फ्रॉम जो गुड्स हमारे पास बिकने के लिए आए हैं। वॉज दैट फंडामेंटल लॉजिक क्लियर टू ऑल? तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में वेजेस, कैरेज इनवर्ट, कार्टेज, फ्रेट इनवर्ट, डॉक चार्जेस, जो भी हमारे गोडाउन की चौखट तक, शॉप की चौखट तक गुड्स आने में पैसा खर्च हुआ है, दे ऑल आर कॉल्ड एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। वेरी गुड। एंड देयर आफ्टर जो भी एक्सपेंसेस हमने खर्च किए चिल्ड्रन बाइंग के बाद, दे आर कॉल्ड एज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर उनकी बात करें तो दे वर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज चिल्ड्रन? ये 4 कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते थे, कुछ लोग भूल गए हैं। एक होती थी इसकी ऑपरेटिंग एक्सपेंस की कैटेगरी, एक होती थी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस की कैटेगरी, एक हुआ करते थे नॉन कैश आइटम्स, और एक हुआ करते थे अप्रोप्रिएशंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस की बात करें तो उसको फर्दर 2 कैटेगरीज में बांटा गया था, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सारे ऑफिस के खर्चे, सारे सेल्स के, कैरेज आउटवर्ड इंश्योरेंस, पब्लिसिटी वगैरह वगैरह सब। नॉन ऑपरेटिंग में हमारे पास आता था कि भाई बिजनेस बड़ा हो या छोटा हो, दीज एक्सपेंसेस रिमेन सेम। इसमें बैंक चार्जेस हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, गॉट इट क्लियर? तो ये बिजनेस बढ़ने की इंटेंसिटी के हिसाब से बढ़ते नहीं और घटने की इंटेंसिटी के हिसाब से घटते नहीं है। तो अगर आपका बिजनेस बहुत बड़ा है, शोरूम बड़ा है, तो भाई रेंट ज्यादा होगा, ज्यादा देर तक शोरूम ऑपरेट होगा, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ज्यादा लगेंगे, ज्यादा सेल्स करनी है, ज्यादा सेल्समैन होंगे तो सेल्समैन की तनख्वाह भी ज्यादा होगी। आई होप सो आई एम नॉट वेरी फास्ट। चलिए, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, भाई चाहे आपका 100 करोड़ का टर्नओवर और मेरा 1 लाख करोड़ का टर्नओवर हो, अगर दोनों ने 500 करोड़ का बैंक से लोन लिया है तो बैंक अगर 8% पे लोन सबको देता है तो हमसे भी वो 8% लेगा और आपसे भी 8% ही लेगा। ऐसा नहीं कि आप बड़े बिजनेसमैन नहीं है तो आप ज्यादा इंटरेस्ट दीजिए।
मैं बड़ा बिजनेसमैन हूं तो कम इंटरेस्ट दूंगा, विल इट बी लाइक दैट? नो। तो ये एक्सपेंसेस बिजनेस की इंटेंसिटी के हिसाब से डिपेंड नहीं करते। एनी डाउट्स ऑन दिस? नॉन कैश आइटम्स में क्या आता है भाई? डेप्रिसिएशन इज देयर, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स आएगा। ऐसे खर्चे जो आपके प्रॉफिट को, इनकम को जरूर गिराएंगे, बट अल्टीमेटली कोई कैश का आउटफ्लो नहीं होगा। और फिर बिजनेसमैन भाई कंजर्वेटिव होता है, जैसे आपके पापा मम्मी आपके यंग एज के लिए कुछ पैसे सेव करके रखते हैं कि भाई आने वाले टाइम में बच्चे की एजुकेशन है, शादी ब्याह है, हाथ पीले करने हैं, रिजल्ट के बाद गाल लाल तो हो ही जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो ये होते हैं अप्रोप्रिएशंस, जनरल रिजर्व एंड ऑल। इतनी बातें सबको समझ में आई बच्चों? इतनी बातें सबको समझ में आई? चलिए, तो ये जो चिल्ड्रन अप टिल बाइंग डायरेक्ट एक्सपेंस होते थे और आफ्टर बाइंग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते थे, इनका प्लेसमेंट कहां पे होता है? ये जो डायरेक्ट वाले हैं चिल्ड्रन, दे अपीयर इन व्हाट इज कॉल्ड एज ट्रेडिंग अकाउंट, एंड दीज अपीयर इन व्हाट इज कॉल्ड एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और मैंने एक ब्रह्मास्त्र दिया था आपको, ये जितने एक्सपेंसेस आपने डायरेक्ट क्लासिफाई करके ट्रेडिंग में भेज दिए, जो बचे हैं वो किस कूड़े के डिब्बे में जाएंगे? तो ट्रेडिंग अकाउंट बनने में ही सारी ट्रिक है। ट्रेडिंग एक बार बन गया, सारे के सारे एक्सपेंसेस कहां घुसेड़ देंगे आप? पीएल में। अगर आपको ये कैटेगराइजेशन नहीं भी आता, 12th में प्रॉब्लम 101% होगी, बट आप एटलीस्ट पीएल बनाना सीख जाएंगे। एंड वंस यू आर यूज्ड टू इट, जब आप पीएल बनाते हैं भाई, 100 बार आप किसी चीज को देखेंगे तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि वो क्या है। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? नहीं समझ में आई बात? आपसे कोई पूछे कि भाई आलू टिक्की बर्गर का टेस्ट कैसा होता है, आप कहेंगे भाई हमें नहीं पता, हमने कभी खाया नहीं है। बट अगर आप 5-10 बार, 15 बार, 20 बार उसे खा लें तो आप उस टेस्ट को एनालाइज कर सकेंगे इनफॉर्मल वे। तो वंस यू प्रिपेयर पीएल, आपको पता लग जाएगा कि ये खर्चे कौन से हैं। खैर, ये हम फाइनल अकाउंट्स विदाउट एडजस्टमेंट्स में बातें कर चुके हैं। अब आते हैं इनकम्स के ऊपर। इनकम भी दो तरह की होती है, वन इज कॉल्ड एज चिल्ड्रन डायरेक्ट एंड अदर इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट। सो बिजनेस के लिए जो बेसिक सोर्स ऑफ इनकम होती है, जिससे बिजनेस अपने पैसे कमाता है, अगर हम बाइंग सेलिंग ऑफ गुड्स का काम कर रहे हैं तो हम उसे बच्चों सेल्स के नाम से जानेंगे, और अगर सर्विस सेक्टर है, एयरटेल, वोडाफोन, रिलायंस जियो, तो हम उसे रेवेन्यू के नाम से जानेंगे। इनडायरेक्ट इनकम्स की अगर बात करें तो दीज आर ऑफ 3 टाइप्स चिल्ड्रन। पहला टाइप इसमें आपको मिलेगा ऑपरेटिंग इनकम का, डिस्काउंट रिसीव्ड का एग्जांपल ले लीजिए। दूसरा एग्जांपल मिलेगा नॉन ऑपरेटिंग इनकम। सर क्या? मान लीजिए कि भाई आप शू मैन्युफैक्चरर हैं, तो जूता बेच के जो पैसे आए इट इज सेल। इसके अलावा आपने अपनी बिल्डिंग का एक पार्ट किसी को किराए पे दिया है, तो क्या मिल रहा है आपको? रेंट। बैंक में कुछ मनी फिक्स डिपॉजिट किया हुआ है, तो क्या मिल रहा है आपको? इंटरेस्ट। कंपनीज के शेयर्स में पैसा लगाया हुआ है, तो आपको क्या मिल रहा है? डिविडेंड। अंडरस्टैंडिंग? और कुछ होते हैं आपके गेन्स, आपने असेट बेची, प्रॉफिट अर्न किया। तो ये इनकम्स वो नहीं है विच आर प्राइमरली एसोसिएटेड विद योर बिजनेस। बेसिकली ये अदर इनकम्स की कैटेगरी में आती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट इनकम्स। तो यहाँ पे भी फंडामेंटल एकदम सेम है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। जितनी भी इनकम्स को बच्चों आप डायरेक्ट बोलते हैं, दे विल अपीयर इन व्हाट इज कॉल्ड एज अ ट्रेडिंग अकाउंट। और सेल्स के अलावा जो भी आपकी इनकम है जिससे आप इनडायरेक्ट बोल रहे हो, विल अपीयर वेयर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहां तक की कहानी मेरी जुबानी समझ में आ गई सबको? पक्का? तो अब जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बना लेंगे, ट्रेडिंग का डेबिट और क्रेडिट जब कंपेयर करेंगे तो आपको कुछ डिफरेंस मिलेगा। क्या डिफरेंस मिलेगा चिल्ड्रन? इफ क्रेडिट एक्सीड्स डेबिट, आपका आंसर होगा ग्रॉस प्रॉफिट। एंड इफ चिल्ड्रन डेबिट एक्सीड्स क्रेडिट, तो आपका आंसर क्या होगा? ग्रॉस लॉस। इतनी बात सुनाई पड़ गई सबको? सिमिलरली बच्चों, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी कुछ ना कुछ क्रेडिट और डेबिट का डिफरेंस आएगा। अगेन इफ क्रेडिट एक्सीड्स डेबिट, यू कॉल इट एज व्हाट चिल्ड्रन? एंड इफ डेबिट एक्सीड्स क्रेडिट, you call it as what children? Net loss. Many doubts? पक्का? तो इनके अलावा अब बचा क्या क्या? सर असेट्स बची हैं, कैपिटल इज लेफ्ट एंड लाइबिलिटी। तो ये तो बड़ा ही आसान है, इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है।
असेट्स, कैपिटल एंड लायबिलिटी बिजनेस की हैसियत बताती हैं, एंड दे अपीयर इन व्हाट इज कॉल्ड एज अ बैलेंस शीट, जिसका दूसरा नाम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स या पोजीशन स्टेटमेंट भी होता है। तो इतनी चीजें आपने पढ़ी थी जब आपने चैप्टर पढ़ा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। इतनी बात सबको समझ में आ गई? क्लास 12 में भी आप एग्जैक्टली यही चीज पढ़ेंगे। यू विल स्टडी अ ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन बस, क्योंकि ये 12th के सिलेबस में नहीं है। बट इसके बाद जो पीएल अकाउंट से आपका नेट प्रॉफिट आया बच्चों, ये तो सोल प्रोप्राइटरशिप है, तो पूरा प्रॉफिट एक को मिलेगा, आपने कैपिटल में ऐड कर दिया बैलेंस शीट में। बट अगर पार्टनरशिप है, क्या प्रॉफिट एक को मिलेगा? नो, प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड, डिस्ट्रीब्यूटेड। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आफ्टर पीएल आपको एक अकाउंट और बनाना पड़ेगा, जिसे पीएल अप्रोप्रिएशन बोलते हैं। खैर वो 12th की कहानी है, तो अभी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो इतना आई होप सो आप सबने पढ़ा हुआ है। हमने इसका टेस्ट भी लिया था अच्छे से, और आपने काफी ढेर सारे 4-4 बुकलेट के क्वेश्चन भी किए थे। और जिन्होंने नहीं किए थे उनको अब जो चैप्टर स्टार्ट होने वाला है उस पर लोड लेने की जरूरत नहीं है, सिर के ऊपर से निकलेगा पूरा का पूरा। लॉजिक समझ में आ गया? तो उनका जीवन ऐसे चलेगा कि उन्होंने शादी तो की है, बट पंडित जी ने मंत्र अंतर नहीं मारे हैं। हर दिन लड़ाई झगड़ा, जूता चप्पल, बैट बल्ला सब चलेगा घर में। तो मंत्रों उच्चारण से विवाह नहीं हुआ है। तो अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं सर? आपने ये जो कंटेंट इसके अंदर देखा और ट्रेडिंग और पीएल वगैरह वगैरह में लिखा, आर यू श्योर कि ये जो कंटेंट ट्रायल बैलेंस के अंदर है इसमें कोई एरर ही नहीं है? हो सकता है, अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात। बट अगर चिल्ड्रन कोई एरर हो, हम भूल गए हो कुछ रिकॉर्ड करना, अभी भी टाइम है आपके पास, अभी भी टाइम है। मरने से पहले सच कबूल लो, मरने से पहले सच कबूल लो, ताकि ऊपर जाके आपको सो कॉल्ड क्या मिले? स्वर्ग। समझना कि जैसे कहते हैं ना कि भाई बच्चे की, लड़के की शादी हुई है, घर में बहू आई है और उसने घर को क्या बना दिया है? स्वर्ग। और घर वालों को स्वर्गवासी नहीं, स्वर्ग जैसी जगह के वासी। ये ना बोलिएगा बहू आई घर को स्वर्ग बनाया और घर वालों को स्वर्गवासी। नो नो, स्वर्ग जैसी जगह के वासी, ये सही कंटेंट है। तो भाई यहां पे गड़बड़ियां हो सकती हैं, तो अभी भी मौका है ट्रेडिंग पीएल बनने के साथ साथ आप इन गड़बड़ियों को रेक्टिफाई कर लें, जैसे आप कल तक कर रहे थे। बट आपको जर्नल एंट्रीज नहीं बनानी है, अब आपको गणित लगानी है, कुछ प्लस करना और कुछ माइनस। सर मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं सिखाएंगे क्या? आपको खुद ही पता लग जाएगा कि यहां मल्टीप्लाई डिवाइड की जरूरत नहीं है। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? पक्का? तो इसे बोलते हैं प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स होते क्या है, आपको ये बात समझ में आएगी थोड़ी देर में। आपको यहां पे नजर आ रहा है, गिवन बिलो इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर एंड प्रिपेयर अ ट्रेडिंग पीएल अकाउंट फॉर 31st March 21 एंड व्हाट चिल्ड्रन? बैलेंस शीट एज एट दैट डेट. Stock, sales return, purchase return, carriage inward, outward, wages, salary, printing, discount allowed, received, depreciation, building, trade expense, capital, bills receivable, bills payable, and बाहर दिया हुआ है closing stock। और उसके बाद एक खांचा खींचा गया है, खांचा मेरा फेवरेट वर्ड है, दैट इज फॉर्मेट बना है ट्रेडिंग पीएल का। तो आई होप सो सब लोग ट्रेडिंग पीएल बना सकते हैं, पक्का? तो चलिए झटपट इसका एक ट्रेडिंग पीएल बनाते हैं। अब ट्रायल बैलेंस के बाहर क्या नजर आ रहा है बच्चों आपको? क्लोजिंग स्टॉक। तो अभी तक तो आप सिर्फ ट्रायल बैलेंस के बाद क्लोजिंग स्टॉक देते थे, अब ट्रायल बैलेंस के बाद आपको ऐसी लगभग 40 चीजें और मिलेंगी, उन्हें हम बोलते हैं एडजस्टमेंट्स। तो जिन्होंने एडजस्टमेंट्स ठीक से पढ़ लिए उनको लाइफ में जल्दी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जिन्होंने नहीं पढ़े वो जिंदगी भर लाइफ में एडजस्टमेंट करते रहेंगे। बट टेक माय वर्ड्स, चैलेंज है, कभी लाइफ एडजस्ट हो नहीं पाएगी। लॉजिक समझ में आया? तो जैसे कोविड टाइम पे लोग कहते हैं ये इंजेक्शन ठूस लो, काढ़ा पी लो, ये पी लो, इम्यूनिटी बन जाएगी। बच्चों सच्चाई ये है कि इम्यूनिटी 24 घंटे के अंदर नहीं बनती है, इट इज सिंस बर्थ टू डेथ। हर दूसरे दिन आपकी इम्यूनिटी बनती बिगड़ती रहती है। ओके, तो कुछ वैसा ही है। तो एडजस्टमेंट्स आर व्हाट? बेसिकली ऐसे ट्रांजैक्शंस जिनको आपने गलत तरीके से रिकॉर्ड किया या रिकॉर्ड नहीं किया, करेक्शन ऑफ दोज एडजस्टमेंट्स आर टू बी, सॉरी, करेक्शन ऑफ दोज ट्रांजैक्शंस आर टू बी डन, जिन्हें हम बोलते हैं एडजस्टमेंट। गॉट इट क्लियर? तो एडजस्टमेंट की जरूरत क्या पड़ती है, मैंने नोट्स में वो भी आपको समझाया है, शायद आपको याद आ रहा होगा। कैश बेसिस, अक्रूवल बेसिस किसी जमाने में पढ़ा था स्टार्टिंग में। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स होते क्या है, क्यों एडजस्टमेंट करने की जरूरत पड़ती है। रहन दीजिए सर, आपस में समझ लेते हैं क्या जरूरत एडजस्ट करने की, प्रॉब्लम आप ही को होगी। ओके, और उसके बाद मैंने यहाँ पे फंडामेंटल रूल्स कुछ बनाए हैं, ये फूड फॉर थॉट है। जैसे 15 तरीके का सैलेड नहीं होता है,
शादियों में खाता आदमी एक भी नहीं है, सिर्फ वो दिखाने के लिए रखा जाता है हाउ रिच वी आर, ये वही है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन किए हैं कितने एडजस्टमेंट्स, 40 एडजस्टमेंट। अब सीबीएसई वाले बच्चे बोलेंगे सर हमारे सिलेबस में तो 12 ही एनसीईआरटी में। आईएससी वाले कहेंगे नहीं नहीं सर हम लोग रईस है सर, हमारे में 25-30 दिया हुआ है, बट मैं उसके अलावा भी कुछ 4-5 पढ़ाऊंगा, क्योंकि 12th में ये सारे काम आने हैं आपको। खोपड़े में बात गई। बट जब आप इस शीट को पीडीएफ को गो थ्रू करेंगे तो 28-29 एडजस्टमेंट के बाद आपको एडजस्टमेंट नजर नहीं आएगा। सर कहाँ है 12, हो गए? नो 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 सर, इन्वेडर्स लूट के ले गए जर्मनी, नो नो नो, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ एडजस्टमेंट्स ऐसे हैं जो एक ही साथ पढ़ाए जाएंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे आपका बैड डेट्स का एडजस्टमेंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का एडजस्टमेंट, देन यू हैव द एडजस्टमेंट फॉर फर्दर बैड डेट्स। तो 2 तो 3 एडजस्टमेंट्स एक साथ मिल जाएंगे। उसके बाद जैसे यहाँ पे गुड्स यूज्ड फॉर हाउस होल्ड पर्पस है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, एबनॉर्मल लॉस, गुड्स इन ट्रांजिट, ये गुड्स से रिलेटेड जो कॉमन वाले हैं ये एक साथ जुड़ जाएंगे। तो डोंट अज्यूम कि मैं कुछ छोड़ूंगा कुछ भी नहीं, क्योंकि छोड़ने की आदत स्टूडेंट की होती है, होमवर्क की टीचर की कभी नहीं होती है। तो ये बात तो बात की है। पहले एक रेट्रो रिविजन कर लें कि भाई फाइनल अकाउंट बनता कैसे है, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनता कैसे है, ताकि दिमाग में चीजें फिर से फ्रेश हो जाए। ओके, फिर हम पढ़ेंगे कि जो हमसे गड़बड़ियां हो गई ड्यूरिंग द सेशन कैसे हम उसको ठीक करें। रेडी एवरीबॉडी? चलिए लेट्स स्टार्ट विद द प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट फर्स्ट। चलिए, तो भाई ये रहा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, ओपनिंग स्टॉक, परचेज लेस परचेज रिटर्न, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेबिट क्रेडिट रिस्पेक्टिवली। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कैरेज इनवर्ड और वेजेस, और कोई डायरेक्ट एक्सपेंस नजर तो नहीं आ रहा है। तो अब कैलकुलेट करेंगे व्हाट इज कॉल्ड एज क्रेडिट और डेबिट का डिफरेंस। 345 इधर लग रहा है और मेरे को डेबिट में कम ही लग रहा है। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, क्या 345 के नीचे डबल लाइन बनाएंगे क्योंकि ट्रेडिंग पीएल एक साथ बन रहा है? नो, सिंगल लाइन रहेगी, यहाँ पे डबल लाइन नहीं रहेगी। सो 290, 3,06,000 डेबिट का टोटल आ रहा है आपका। यस और नो? यस और नो चिल्ड्रन? और Yes, sir. 345 क्रेडिट का आ रहा है। कितनी शॉर्टेज है डेबिट में? 39,000 एंड दिस वुड बी नेम्ड एज व्हाट? ग्रॉस प्रॉफिट। अलग अलग बनता तो लिखते टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल, और पीएल में लिखते बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग। बट अब क्योंकि ये एक साथ बन रहा है तो हम 2 GP कैरेट डाउन और टोटल के नीचे क्रेडिट में बाय जीपी ब्रॉट डाउन लिखेंगे। इतनी बात सबको समझ में आ गई कैसे बना ट्रेडिंग? रिवीजन है, कुछ नया नहीं पढ़ रहे। अब ध्यान देने लायक बात है, पीएल में क्या क्या जाएगा। कैरेज आउटवर्ड जाएगा, सैलरी भी जाएगा, प्रिंटिंग स्टेशनरी डिस्काउंट अलाउड जाएगा, रिसीव्ड क्रेडिट में जाएगा, डेप्रीसिएशन ट्रेड एक्सपेंसेस। लिख लेंगे इतना वेरी क्विकली, इतना लिख के कैलकुलेट करिए नेट प्रॉफिट वेरी फास्ट। तो क्रेडिट साइड पे डिस्काउंट रिसीव्ड वील पुट हाउ मच? 600। एंड डेबिट साइड पे क्या क्या लिखेंगे? कैरेज आउटवर्ड हाउ मच? अकाउंट जरूर लिखिएगा, बच्चों की आदत खत्म हो जाती है यहाँ तक पहुंचते पहुंचते अकाउंट लिखने की। देन सैलरीज हाउ मच? 18,000। देन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हाउ मच? देन discount allowed also 900. Then how much? 3,000। मैंने डेप्रिसिएशन जानबूझ के ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखा, क्योंकि बहुत गलतियां होती हैं बच्चों की जब वो एडजस्टमेंट्स करते हैं और वो एक माइंडसेट बना लेते हैं, तो उस माइंडसेट को चेंज करने के लिए काम किया गया था। व्हाट इज दैट? अभी पढ़ेंगे एडजस्टमेंट तो पता लग जाएगा। कितना है? 3,000। देन ट्रेड एक्सपेंस कितना? 50। देन दैट्स इट। चलिए, तो यहां पे भी आपको नजर आ रहा है कि क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, इट इज 39,600। डबल लाइन बना लेंगे अब आप। और डेबिट में क्या आ रहा है? लेट्स सी, 24,000 ये हो गया, 25, 26, 27 और 5, 32, 33,800 और 600। इज इट 34,400? चलो, 24,000 प्लस 900, 900, 1,800 और 8,600, हाँ 34,400। और इधर आ रहा है 39,600। तो डेबिट इज शॉर्ट
and the value is 5200. लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट. तो आई होप सो एवरीबडी अंडरस्टूड सुपर वेल कैसे ट्रेडिंग पीएल बनता है. तो बस ट्रेडिंग अकाउंट में एक बार आपने एक्सपेंसेस लिख दिए चिल्ड्रन, उसके बाद पीएल अकाउंट बनाना तो बच्चों का खेल है. जितने भी एक्सपेंसेस बचेंगे, इनकम्स बचेंगी, सबके सब कहां पुट कर देंगे आप? पीएल में. चले आगे. चलिए नेक्स्ट वी हैव व्हाट? बैलेंस शीट. तो इसके अलावा जो भी कॉम्पोजिशन बचा है, लाइक ये सब हम लिख चुके हैं. ये सारा कॉम्पोजिशन अब चिल्ड्रन कहां पे लिखा जाएगा? बैलेंस शीट में. तो हमारे पास क्या क्या बचा है भाई? बिल्डिंग बचा है, बिल्ड रिसीवेबल बचा है, जो हम असेट में लिख सकते हैं. तो वील पुट बिल्डिंग एंड बिल्स रिसीवेबल फॉलोड बाय क्लोजिंग स्टॉक. कितनी है बिल्डिंग की वैल्यू? 2,08,100. वेरी गुड. और कितना है बिल्ड रिसीवेबल? 20,000. और क्लोजिंग स्टॉक 65,000. वेरी गुड. एंड लाइबिलिटी साइड के लिए कैपिटल की वैल्यू, व्हाट वाज कैपिटल इन द ट्रायल बैलेंस? 272. और नेट प्रॉफिट कितना आया था? 5,200. तो दिस बिकम्स 2,77,200. and then we have children bills payable. How much? 15,000. That's it. टोटल कर लेते हैं. टोटल इधर आ जाएगा 0, 0, 2, 7 and 5, 12, carry 1, 7, 8, 9 and 2. It's 2,92,200. कुछ गड़बड़ लग रहा है मेरे को. क्लोजिंग स्टॉक 65,000 है, कुछ गड़बड़ बताया गया है. कैपिटल 272,900 है भाई. लोग आंख का इलाज कराएं जरा. 272,900 है, तो ये 278,100 आ जाना चाहिए. इट्स 272,900 प्लस 5,200. लिख देंगे सब लोग 2,78,100 प्लस 15,000 ऐड कर लीजिए. 293 आएगा. 2,93,200. ओ सॉरी 100. सो लोगों को समझ में आ गया सिंपली हाउ डू वी प्रिपेयर अ ट्रेडिंग पीएल. मोर देन 150 क्वेश्चंस वी हैव डन अर्लियर फॉर दिस. सब लोगों को समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं इसमें? पक्का? चलिए कंप्लीट दिस फास्ट. सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि भाई ये सब तो पूरा ठीक था, तो हमने ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बना लिया. बट मेनी अ टाइम दैट वुड हैपन कि आपको बता दिया जाएगा कि ड्यूरिंग द ईयर कुछ कुछ गड़बड़ी हुई है, या कुछ चीजें सो कॉल्ड सही तरीके से अकाउंट फॉर नहीं हुई हैं. मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहीं से स्टार्ट करता हूं. आप लोगों को नजर आ रहा होगा द अमाउंट ऑफ सैलरी कितना है चिल्ड्रन? 18,000 रुपी. इज दैट विजिबल टू ऑल? अगर मैं आपसे बोलूं कि ये 18,000 रुपी जो सैलरी है, इट इज पेड फॉर द पीरियड ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज 15 months. हाउ मेनी मंथ्स चिल्ड्रन? हम अकाउंटिंग तो 12 months की करते हैं एज पर अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट. तो क्या 15 महीने की सैलरी लिखना जस्टिफाइड है चिल्ड्रन? क्या 15 महीने की सैलरी लिखना जस्टिफाइड है? ये बिल्कुल भी किसी तरीके से जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट गड़बड़ा जाएगा. कि आप अकाउंटिंग अगर 12 months की कर रहे हैं, तो आप एक्सपेंस भी कितने मंथ्स का नोट करेंगे? 12 months का. बट 18,000 रुपी इज फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 18,000 रुपी कितने महीने का है? 15. तो आप कहेंगे सर फर्क क्या पड़ता है? मैं आपको बताता हूं फर्क कहां कहां तक पड़ता है. 18,000 रुपी अगर 15 महीने का है, तो 12 months का खर्चा कितना होगा चिल्ड्रन? 3 4 12, 3 5 15, 3,600 इंटू 4 कितना आएगा? 14,400. आपके एम्प्लॉय ने इस 12 महीने जो आपको काम करके दिया, उसका बेनिफिट 14,400 रुपए का है. आप एक्सपेंस की डेफिनेशन क्या पढ़ा करते थे? एक्सपेंस इज कॉस्ट ऑफ शॉर्ट टर्म बेनिफिट डिराइव्ड. तो बेनिफिट जब 14,400 का हुआ है, तो आपका एक्सपेंस भी कितना होगा? 14,400.
सर फर्क क्या पड़ता है, 18 लिख दिया तो अच्छी बात है, हम तो और ज्यादा दिखाई रहे हैं। फर्क ये पड़ता है जब 14,400 आपका एक्सपेंस है और आप 18 लिख के बैठे हैं तो आपका प्रॉफिट कितना है 5,200। आपने ज्यादा एक्सपेंस लिखा हुआ है, मतलब आपका प्रॉफिट धड़ाम से गिर गया है। आप गवर्नमेंट को इस कम प्रॉफिट पे टैक्स भी कम देंगे। क्या ये सही बात है चिल्ड्रन? बच्चों क्या ये सही बात है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कि भाई जब ये टैक्स इतना बना आप उतना टैक्स दीजिए, बट आप तो प्रॉफिट ही कम दिखा रहे हैं, क्योंकि आपका एक्सपेंस होना चाहिए 12 मंथ्स का सिर्फ 14,400 और आपने कितना लिखा हुआ है 18,000। तो पुटिंग एक्सेस एक्सपेंस विल लोअर डाउन योर प्रॉफिट एंड लोअर्ड प्रॉफिट्स विल बी सब्जेक्ट टू लोअर टैक्स। तो जितना टैक्स देना था आप उससे कम टैक्स सरकार को दे रहे हैं, तो ये टैक्स की चोरी मानी जाएगी कि नहीं? इसलिए एडजस्टमेंट करने की जरूरत पड़ती है। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर और नॉट? पक्का? तो आप सही तरीके से लिखते सैलरी 18,000 लेस 3,600 रुपए प्रीपेड, तो आपका आंसर कितना आ जाता 14,400। सबको बात समझ में आई? यस और नो चिल्ड्रन? पक्का? तो अब समझ में आया कि एडजस्टमेंट्स की जरूरत क्या पड़ती है। ये नहीं कि जितना भी मन चाहे उतना पीएल में डेबिट कर दीजिए। इसीलिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग रूल्स बनाए गए हैं, सो दैट देयर शुड बी नो एरर इन अकाउंटिंग। तो जब आपको उसने काम करके 12 महीने दिया, बट आपने पेमेंट उसको एडवांस भी कर दिया है, तो एडवांस पेमेंट का सर्विस आपको वो कब देगा? इस ईयर में या नेक्स्ट ईयर में? इस ईयर में दे देगा सर्विस। जो आपने एक्स्ट्रा उसको 3 महीने का पैसा दे दिया, 12 की बजाय 15, अगले साल बेनिफिट देगा। तो एक्सपेंस भी सो कॉल्ड वो कब माना जाए? अगले साल। तो 18,000 रुपी 15 मंथ्स का है, बट हमको 12 मंथ्स में बेनिफिट मिला 14,400 का। तो जब बेनिफिट 14,400 का है तो एक्सपेंस भी कितना रिकॉर्ड करेंगे 14,400। तो क्या 18 रिकॉर्ड करना जस्टिफाइड है? साफ साफ टैक्स की चोरी नजर आ रही है। आपने जानबूझ के ज्यादा एक्सपेंस लिखा जिससे आपका प्रॉफिट कम हो जाए और आपको गवर्नमेंट को टैक्स कम देना पड़े। अंडरस्टूड चिल्ड्रन? द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांजैक्शंस में एडजस्टमेंट्स का क्या है? पक्का? चलिए, तो वैसे मैंने सोचा था मैं आपको कैश बेसिस अक्रूवल बेसिस समझाऊंगा, बट क्योंकि आपने ऑलरेडी एग्जाम्पल समझ लिया है, ये भी एग्जाम्पल इसी पे बेस्ड था, बट इसको भी समझ लेते हैं, कोई खास फर्क नहीं है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। आपने एक्सपेंस कितना पे किया चिल्ड्रन? 5। और अनपेड कितना है? अनपेड कितना है 2,000। टोटल एक्सपेंस कितना है आपका? टोटल एक्सपेंस कितना है 5 and 2 7,000। तो आपने 80,000 के गुड्स कैश में बेचे, 30 के गुड्स क्रेडिट में बेचे, टोटल सेल कितनी है 110। बट आपको कैश मिला कितना? अब कोई बिजनेसमैन बोले कैश तो आया नहीं है, क्या करेंगे क्रेडिट सेल रिकॉर्ड करके? अगर आप पूरी सेल रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप अपने कुछ रेवेन्यूज को हाइड आउट कर रहे हैं, आप अपनी इनकम को कम दिखा रहे हैं ताकि आने वाला प्रॉफिट भी कम हो जाए। इज इट अ जस्टिफाइड प्रैक्टिस? नो। तो वी सिंपली से कि हम कैश एज वेल एज क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं अंडर विच बेसिस ऑफ अकाउंटिंग? अक्रूवल बेसिस। तो पुराना वीडियो अक्रूवल बेसिस वाला आपके पास होगा, उसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। व्हाट इट क्लियर? तो ये जो एडजस्टमेंट्स की पूरी कहानी है ये यहीं से स्टार्ट होती है कि जो ट्रांजैक्शन का एक्चुअल वैल्यू है, पैसा आया नहीं आया, गया नहीं गया, फ्यूचर में जाए कुछ भी होगा, हमको पूरा रिकॉर्ड करना है। ये नहीं कि कैश सेल रिकॉर्ड करो क्रेडिट भूल जाओ। एक्सपेंस कैश में पे किया तो रिकॉर्ड कर लो, आउटस्टैंडिंग है तो रिकॉर्ड ना करो। जो एक्चुअल है दैट हैज टू बी रिकॉर्डेड। तो इसके लिए यहां पे एक मैंने छोटा सा एडजस्टमेंट लिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। चलो, an amount of 1,200 paid on 1st July 2016 towards what? इंश्योरेंस प्रीमियम। और हम सबको पता है कि जब भी हम इंश्योरेंस प्रीमियम देते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, वो कितने मंथ्स के लिए कवरेज प्रोवाइड करता है चिल्ड्रन? 12 मंथ्स। समझ में आ गई बात? हमारा ईयर कब एंड हो रहा है 31 मार्च को। ध्यान से सुनिएगा, 1 अप्रैल 2016 से ईयर स्टार्ट हुआ और खत्म होगा बच्चों 31 मार्च 2017 को। कितने मंथ्स हुए 12। मैं कुछ लिख रहा हूं यहां पे, ध्यान दीजिएगा। अप्रैल 16, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर,
अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 17 आ गया, फरवरी एंड मार्च। इतनी बात सबको समझ में? ये तो हमारा अकाउंटिंग सेशन हो गया, यस और नो? हमने इंश्योरेंस का प्रीमियम कब पे किया चिल्ड्रन? इंश्योरेंस प्रीमियम कब पे किया? 1 जुलाई को। तो ये बेनिफिट हमें देगा 1 जुलाई 16 से लेकर कहां तक? 30 जून 17 तक। तो जुलाई पूरा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। सुनाई पड़ी बात? सुनाई पड़ी बात? अप्रैल, मई एंड चिल्ड्रन जून। आई होप सो नोबडी इज मार्क जकरबर्ग हियर। अगर है भी तो मैंने वही फॉलो करके लिखा, उसको नीला रंग ही नजर आता है, कलर ब्लाइंडनेस है, तो ये नीला तो सबको नजर आ रहा होगा। तो हमको जो बेनिफिट मिलेगा वो जुलाई में मिलेगा, क्योंकि हमने जुलाई का पेमेंट किया है। अगस्त में भी मिलेगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। हमको तो बेनिफिट यहां तक मिलेगा चलो, यस और नो? कितने मंथ्स आपको बेनिफिट मिलेगा? 9 मंथ्स। पेमेंट आपने किया 1 जुलाई 16 को, और इंश्योरेंस कवरेज कब तक मिलेगा? 30 जून। भाई 12 महीने का इंश्योरेंस कंपनी कवरेज देती है, बट इन 12 मंथ्स में हमारे कितने मंथ्स कॉमन हो रहे हैं? 9। तो 9 मंथ्स का बेनिफिट हमें करंट ईयर में मिल रहा है। बट ये जो अप्रैल, मई, जून, ये वाले जो 3 महीने हैं चल रहे हैं, क्या आपको इस ईयर में उसका बेनिफिट मिलेगा? कब मिलेगा? नेक्स्ट ईयर में। तो इफ आई से कि 1200 रुपी इज पेड फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, तो उन 12 महीनों में हमारे कितने मंथ्स आ रहे हैं जिनका हमें बेनिफिट मिलेगा चिल्ड्रन? 9 मंथ्स का। तो 1200 का पेमेंट जरूर हुआ है, बट एक्सपेंस कितना माना जाएगा? 900। सर व्हाई नॉट 1200? हमने पैसा तो पूरा दिया। आर सेशन एंड्स व्हेन चिल्ड्रन? मार्च। पेमेंट कब तक का है? अगले साल जून तक का। अगले साल जून तक का। खोपड़े में बात गई। 1 जनवरी को आपने एक नया सिम कार्ड लिया, रिचार्ज करा लिया, और 28 डेज की वैलिडिटी है। आपका पूरा बेनिफिट जनवरी में मिल जाएगा। बट आपके दोस्त ने 10 जनवरी को नया सिम कार्ड लिया, उसने भी 28 डेज का रिचार्ज कराया, तो क्या उसको पूरा बेनिफिट जनवरी मिलेगा? नो। लगभग 21 दिन का बेनिफिट जनवरी में मिलेगा, और बाकी के 7 दिन का बेनिफिट कब मिलेगा? फरवरी में। तो दोनों को बेनिफिट तो 28 डेज का मिला है, बट मंथ दोनों के अलग अलग हो गए। एक का पेड इन जनवरी, गॉट द बेनिफिट इन जनवरी। एक का पेड इन जनवरी है, बट बेनिफिट विल लास्ट फॉर सम मंथ्स इन फरवरी। तो आपके घर में उतना ही खाना बनता है जितना लोग खा लें, बट मेरे घर में थोड़ा ज्यादा बन गया, तो एक्स्ट्रा खाना क्या करेंगे हम? रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर देंगे। कब खाएंगे? तो आपके घर में भी 1 किलोग्राम राइस बना, मेरे घर में भी 1 किलोग्राम राइस बना। आपके घर में 1 केजी राइस बना, बड़ा परिवार है, सेम डे पूरा खप गया, तो जितना बना उतना खप गया। हमारे 1 किलोग्राम बना था, बट 200 ग्राम बच गया, तो क्या हमारा आपका कंजम्पशन सेम है? प्रोडक्शन ऑफ राइस सेम था, कुकिंग सेम हुई है, बट कंजम्पशन सेम नहीं है। तो आपके फैमिली में 1 केजी राइस आज बना, आज खाया गया, नो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड। फ्रिज का दरवाजा नहीं खोलना पड़ेगा। हमारे यहाँ बना तो 1 केजी था, खाया कितना गया? 800 ग्राम। एडजस्टमेंट कितना करना पड़ेगा? स्टोर करने की व्यवस्था कितनी करनी पड़ेगी? 200 ग्राम की। बात समझ में आई? आपके घर में कल फिर 1 केजी बनेगा, क्योंकि 1 केजी का खपत है। हमारे यहाँ 800 ग्राम की खपत है। 200 ग्राम कल बच गया था, अब कल कितना बनेगा? क्यों 800 बनेगा भाई? 800 ग्राम की कुल खपत है ना, 200 ग्राम तो कल बच गया था, 600 बनेगा। समझ में आई बात कि नहीं? तो आपने प्रीमियम जो पे किया, इट इज पेड फ्रॉम 1 जुलाई टू 30 जून, जिसमें हमारा सेशन अप्रैल से मार्च है। तो हमें जो इंश्योरेंस का बेनिफिट मिलेगा वो कब से कब तक मिलेगा? जुलाई से मार्च। कितने टाइम के लिए? 9 मंथ्स के लिए। तो 1200 रुपए का 12 महीने का सो कॉल्ड पेमेंट हुआ है, बट बेनिफिट आपको कितने का मिलेगा चिल्ड्रन? ओनली फॉर 9 मंथ्स। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? तो जब बेनिफिट 9 मंथ्स का मिलेगा, तो चिल्ड्रन एक्सपेंस भी कितना माना जाएगा? 9 मंथ्स का 900। ये 300 रुपए जो आपने एक्स्ट्रा दिया, ये आपको बेनिफिट किस ईयर में मिलेगा? नेक्स्ट ईयर। कोई गलती नहीं है,
आई रिपीट, एडजस्टमेंट का मतलब कोई गलती नहीं है, मिसमैच हो चुका है बस थोड़ा सा। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई मीन टू से? थोड़ा सा मिसमैच है। तो कुछ लोगों ने एसी खरीदा जनवरी में, उनकी 1 ईयर वारंटी दिसंबर में खत्म होगी, एक समर सीजन ही तो वारंटी कवर करेगा। किसी ने एसी खरीदा जून में, एसी खरीदा, उसका 12 मंथ्स भी अगले साल मई में पूरा हो जाएगा, तो उसको भी तो एक ही सीजन वारंटी मिलेगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? कंफर्म? अंडरस्टूड एवरीबडी? तो ये 3 महीने का एडजस्टमेंट आप इसलिए करेंगे क्योंकि आपने पेमेंट कितना किया है? 1200 का, बट खर्चे की डेफिनेशन कितनी है? 900 की। तो पीएल बनाते टाइम आपको जो इंश्योरेंस की वैल्यू लिखनी है, दैट इज ओनली एंड ओनली 900। और बाकी जो 300 एक्स्ट्रा है चिल्ड्रन, आपने इंश्योरेंस कंपनी को एक्स्ट्रा पैसा दिया, क्या उन्होंने आपको सर्विस दी है? नहीं दी। तो दे आर योर डेटर्स और क्रेडिटर्स? डेटर्स कहां पे आएंगे बैलेंस शीट में? तो असेट साइड में आप प्रीपेड एक्सपेंस के नाम पे 300 रुपीज लिख दोगे। तो पीपल अंडरस्टूड एडजस्टमेंट क्यों करना पड़ता है? इट इज नॉट एवरी टाइम की कोई गड़बड़ी है, इट इज बेसिकली द मिसमैच इन द टाइम पीरियड ऑफ some money which is paid and the actual amount of expense। अब लोगों को ये बात बहुत क्लियरली समझ में आ गई होगी कि वो बेवकूफी होगा जो बोलेगा that payment and expense is one and the same thing। Is it one and the same thing children? ऐसा कभी नहीं होता है। पेमेंट अलग चीज होती है और एक्सपेंस अलग चीज होती है। पेमेंट का मतलब होता है कैश का आउटफ्लो, एक्सपेंस का मतलब होता है वो कॉस्ट जो आपको सेट टॉप बॉक्स लगवा दे, शॉर्ट टर्म बेनिफिट दे दे। लॉजिक समझ में आ रहा है? जैसे कुछ बच्चे लॉ के स्टूडेंट होंगे, आईपीसी जानते होंगे, इंडियन पीनल कोड, क्राइम की पनिशमेंट जहां मिलती है, तो इसमें अलग अलग शब्दों का अलग अलग मीनिंग है। जैसे आपका या किसी का इंटेंशन था किसी इंसान को मारने का, इतनी मार मारी कि वो मर गया, तो उसे क्या बोला जाएगा? मर्डर। बट इंटेंशन मारने का नहीं था, बट थोड़ा कमजोर टाइप का आदमी था, आपने उसको बस 2 झापड़ मारा, हार्ट अटैक, वो मर गया क्योंकि वो हार्ट पेशेंट था, बट आपका कोई इंटेंशन उसे मारने का नहीं था। इसे भी मर्डर बोलेंगे, इसे बोलेंगे कल्पेबल होमोसाइड। व्हाट? तो इंटेंशन डिफर कर दिया इन बातों को। किसने डिफर कर दिया? इंटेंशन ने। समझ में आ गई बात? तो जब आपका इंटेंशन किसी को मारने का है, चाहे वो 2 झापड़ में मर गया, तो वो मर्डर है। इंटेंशन नहीं था, अनजाने में मर गया, तो कल्पेबल होमोसाइड। समझ में आ गया? बहला फुसला के किसी बच्चे को उसके घर से उठा के ले गए और उसके पापा मम्मी से 100 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। बच्चा कह रहा है आंटी 10 करोड़ और मांग लो जरा, पापा पर बहुत पैसे हैं, मेरे को देना 10 करोड़, 100 तुम रख लेना। ये किडनैपिंग होती है। बट जबरदस्ती मुंह बंद करके क्लोरोफॉर्म सुंघा के उसको ले गए, वो एब्डक्शन होता है। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? खोपड़े में बात गई। सर फर्क क्या है? किडनैपिंग की पनिशमेंट कम है और एब्डक्शन की ज्यादा है। किडनैपिंग में 10 साल की सजा है, एब्डक्शन में 20 साल की सजा हो सकती है आपको, क्योंकि वहां पे आपने फोर्स यूज किया है, बट यहाँ पे आपने फोर्स यूज नहीं किया। तो लॉ बड़ा क्लियर है बेसिकली। तो मर्डर की सजा डेथ हो सकती है, बट कल्पेबल होमोसाइड की सजा डेथ नहीं होती। 20 साल हो सकती है, 30 साल हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, बट जज साहब डेथ सेंटेंस नहीं सुनाएंगे आपको। ठीक है? किसी को आप मारने जा रहे थे, आपने उसको मार डाला, सजा कम होगी। बट अगर वो बच के निकल गया, अटेम्प्ट टू मर्डर में सजा ज्यादा है, क्योंकि उसने अपने ऊपर आपके थ्रू प्रहार करते हुए देखा है, वो खुद ही गवाह है, तो उससे स्ट्रांग गवाही तो किसी की नहीं हो सकती ना। बट अगर वो मर गया तो पता नहीं आपने मारा है किसी और ने मारा है, बट फंसे आप हैं, तो जज, तो लॉ में यही लिखा है पीसी में, अटेम्प्ट टू मर्डर की सजा ज्यादा है और मर्डर की सजा कम है। समझ गए सर? अब कॉकरोच को छोड़ना नहीं है सर, मार डालना उसको। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? तो बस वही चीज यहाँ पे भी चल रही है, पेमेंट और एक्सपेंस में डिफरेंस है, पेमेंट और एक्सपेंस में डिफरेंस है। समझ में आ गया? लास्ट ईयर एक स्टूडेंट ने मेरे को गलती से 31 मार्च को कुछ मनी ट्रांसफर कर दिया। लॉजिक समझ में आ गया? उसने कहा सर ये मार्च की फीस। मैंने कहा भाई मार्च में तो एग्जाम्स एंड ऑल आर देयर, तो मार्च की कोई फीस नहीं होती है, तो मैं तुमको रिफंड कर देता हूँ। कह रही नहीं सर, आप उसको सो कॉल्ड प्री रिसीव्ड इनकम मान लीजिए, हम उसको प्रीपेड एक्सपेंस मान लेते हैं, अप्रैल में एडजस्ट कर दीजिएगा। तो कैश तो आ चुका है, बट क्या हम उसे इनकम बोलेंगे? नो, क्योंकि हमने सर्विस तो दी नहीं, तो वो मेरी पिछले साल की इनकम नहीं बनेगी। वो तो जिस साल पैसा आया उस साल कमाई नहीं मानी, जिस साल में वो एडजस्ट हुई उस साल में इनकम तो है बट कैश नहीं आया, तो मैं पिछला साल उस पर टैक्स नहीं दूंगा, मैं उस पर टैक्स अगले साल दूंगा।
खोपड़े में बात गई कि एडजस्टमेंट की जरूरत क्या है चिल्ड्रन? नहीं समझे बात अभी भी? समझ गए ठीक से? चलिए एक और है यहां पे, सैलरी फॉर द मंथ ऑफ मार्च पे कब हुई? अप्रैल में। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 17 आपका एक सेशन है। बात समझ में आ गई? देन चिल्ड्रन 1 अप्रैल 17 से 31 मार्च 18 दूसरा सेशन है। ये भी समझ में आ गया? तो हमने इस वाले मार्च महीने की सैलरी को पे कहां किया? अप्रैल में। बट चिल्ड्रन वो खर्चा माना जाएगा इस सेशन का, ना कि इस सेशन का। सर क्यों? क्योंकि सर्विस नौकर ने कब दी है? मार्च में, पिछले सेशन में। सैलरी तो भाई एडवांस नहीं दी जाती ना किसी नौकर को दुनिया के किसी भी कोने में। तो मार्च 31 को वो नौकर हमारा एक दिन का क्रेडिटर होगा। जैसे एक दिन के मुख्यमंत्री थे ना, कौन थे? नायक मूवी सबको याद है। अभी नॉमिनल अकाउंट का रूल पूछ लो तो 90% नायक क्या खलनायक बन जाएंगे। अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड? अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड? पक्का? तो 1 अप्रैल को पेमेंट हो गया, अब वो हमारा क्रेडिटर नहीं है। लॉजिक समझ में आया कि नहीं? तो हमने अप्रैल से लेकर, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, फेब्रुवरी 11 महीने की सैलरी मान लीजिए 1 लाख रुपए महीना थी, तो 11 लाख तो उसी सेशन में दे दी। कितनी सैलरी हम अगले सेशन में देंगे? जस्ट 1 लाख। तो टोटल एक्सपेंस वुड बी चिल्ड्रन 12 लाख। बट पेमेंट कितना हुआ है? 11 लाख का। बट एक्सपेंस की भाषा में क्या आएगी वैल्यू? 12 लाख। समझ में आई बात कि एडजस्टमेंट की जरूरत क्या है? क्योंकि आपका खर्चा अगर 12 लाख है और आप पीएल में 11 ही लिख के बैठे हैं, हमने तो पे ही इतना किया है, अरे तो क्या हुआ? खर्चा तो पूरा 12 है। तो पेमेंट से एक्सपेंस से कोई लेना देना नहीं, और एक्सपेंस से पेमेंट से कोई लेना देना नहीं है। तो 12 लाख के खर्चे को जब आप 11 लाख दिखाएंगे तो यू हैव रिकॉर्डेड लेस एक्सपेंस। जब आप एक्सपेंस कम रिकॉर्ड करोगे तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। आपको टैक्स भी देंगे, ज्यादा टैक्स। सर हम उतना ही नहीं देना चाहते, आप ज्यादा की बात कर रहे हैं। तो ना ज्यादा एक्सपेंस रिकॉर्ड करिए ना कम, जो ऑप्टिमम अप्रोप्रिएट एक्चुअल है उसी को रिकॉर्ड करिए। लॉजिक समझ में आया चलन? तो प्लीज इसको आप नोट डाउन कर लें, ये बातें आपको याद रहेंगी कि एडजस्टमेंट की जरूरत क्या पड़ती है। ओके, बी सुपर क्विक टू दिस चिल्ड्रन। तो लास्ट स्टेटमेंट ऑफ द डे कुछ ऐसा ही है। आपने मम्मी को बताया था कि 15 लोग आ रहे हैं मेरी बर्थडे पार्टी में। मेरे को भी आपने इनविटेशन दिया था, बट आपको लग रहा था मेरी उम्मीद आने की बिल्कुल भी नहीं है। और मैं पहुंच गया सपरिवार MBBS, मियाँ बीवी बच्चे सहित, और टिफिन भी लेके पहुंचाऊंगी, मम्मी के लिए पैक करा लूंगा। अब आपकी मम्मी डर गई बेचारी, टेंशन में आ गई, 5 लोग एक्स्ट्रा आ गए। समझ में आ गया कैसे फूड मैनेज होगा? अब आप भी स्टूडेंट तो मेरे ही हैं। आपने मम्मी इसका कोई बात नहीं, दाल में थोड़ा सा पानी बढ़ा दो, सब्जी में थोड़ी मिर्ची बढ़ा दो, रोटी थोड़ी मोटी कर देना, अपने आप कम खाएंगे। ये भी क्या है? एक तरह का एडजस्टमेंट है। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? तो शादी ब्याह में क्या होता है, जब कचौड़ी की स्पीड स्लो हो जाती है तो चावल की सर्विंग बढ़ जाती है। लेट पीपल ईट राइस। खोपड़े में बात गई? तो 90% लोग शादी ब्याह में जाते हैं तो क्या करते हैं, पहले वो चिल्ला खाएंगे, फिर चाट खाएंगे, फिर चाउमीन मंचूरियन, ना लाए घर में सिर्फ दाल चावल खाएंगे, वहां जाके उनको कुछ एक्स्ट्रा अलग से खाना है, फिर वो पास्ता वगैरह। समझ में आ गया? चाहे साल में एक ही बार शादी में खाते हो, खाएंगे जरूर। मैं थोड़ा सा उल्टा टाइप का हूं। मैं क्या करता हूँ, मैं पहले डेजर्ट से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि उस समय उधर सप्लाई ज्यादा होती है और डिमांड कम होती है। फिर धीरे धीरे जब चाट का काउंटर खाली होता है तो वहां जाते हैं। चाट खाना बहुत बड़ा रिस्क का काम है। हल्का सा भी कोई दही बड़े का टेंजेंट बना के चल दिया, गया आपका सूट साड़ी। पता लगा शगुन दिए थे 1100 रुपए, खाना खाए 200 रुपए का, और ड्राई क्लीनिंग पे 2000 लग गए। तो ये दही बड़े का जो टेंजेंट होता है बड़ा गड़बड़ होता है। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? तो बस एडजस्टमेंट भी चिल्ड्रन यही होता है। तो फाइनल अकाउंट्स विदाउट एडजस्टमेंट बहुत अच्छे तरीके से आपको आना चाहिए, तब आप इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे। और जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तो 12th क्लास में आपको कुछ समझ में आएगा, क्योंकि 12th क्लास का हर चैप्टर डील्स विद एडजस्टमेंट। और यही 40 एडजस्टमेंट आपको मिलेंगे, टेक माई वर्ड्स। 41st अगर मिला तो 41,000 टाइम्स फी रिफंड ले लीजिएगा मेरे से आप। अंडरस्टूड दिस? चलिए, तो आज की सेवाएं यही समाप्त होती हैं।